हेलो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया। तो जैसे हमने डिस्कस किया प्राइमरी सेक्टर, राइट, अब वैसे ही सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है। ओके, तो इसको डिस्कस करते हैं। बेसिकली जो सेकेंडरी सेक्टर होता है तो वो क्या करता है कि रॉ मटेरियल्स होते हैं ना, उनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। फिनिश गुड्स मतलब जो यूटिलिटी जो बेस्ड होते हैं ना, अपन यूज कर सकते हैं, राइट। तब उसमें क्या होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक इम्पोर्टेंट रोल जो इकोनॉमी में प्ले करता है, राइट। तो अब देखो, ये तो हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना कि क्या होता है, ओके, और इसका क्या यूज होता है। अब देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो बेसिकली अगर हम देखें सिग्निफिकेंस क्या है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, तो सबसे पहले ये मॉडर्नाइजेशन एंड मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को लेके आता है। ओके, पुअर्टी को इरेडिकेट करता है, रिड्यूस करता है या फिर मिटाता है। ओके, और इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट को भी कम करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, राइट। उसके बाद ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाता है, एक्सपोर्ट भी बढ़ाता है। ओके, फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज को बढ़ाता है, क्योंकि एक्सपोर्ट होगा तो फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज भी बढ़ेगा, राइट अपना। उसके बाद रीजनल इनक्वालिटीज है ना वो भी एक तरीके से डिक्रीज होंगी। ठीक है, अब अगर देखो चैलेंजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, तो सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में आता है स्ट्रिक्ट जो लेबर लॉ है ना, उन उससे रिगार्डिंग, क्योंकि जो छोटी छोटी कंपनी है या फिर जिनमें 12 लेबर्स है, ओके, 12 लेबर्स है, उसके बाद 50 लेबर्स है, इनके अलग अलग कुछ स्ट्रिक्ट लॉज होते हैं। ओके, तो वो सारी चीज़ें दिक्कत हो सकती है उनके लिए। उसके बाद जो वर्क फोर्स है ना, उनका कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है ना, तो मतलब बेसिकली बहुत कम है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन। ओके, उसके बाद ना अनस्किल्ड वर्क फोर्स है, तो वो भी दिक्कत वाली बात है ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, बोटल नेक है। ओके, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो चीज़ होनी चाहिए, है ना। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। और उसके बाद देखो एब्सेंस है, यहाँ पे एब्सेंस तो है ही इंफ्रास्ट्रक्चर का। उसके बाद एब्सेंस ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस मीन्स कि प्रोडक्ट कैसे आएगा वो हमारा होगा बैकवर्ड लिंकेजेस। ठीक है, और कैसे जाएगा, हम कैसे पैकिंग करके उसको कैसे मार्केट में लेके जाएंगे, वो होगा अपना फॉरवर्ड लिंकेजेस। ओके, जिसके बारे में ऑलरेडी हमको मालूम है, डिस्कस किया था, राइट। अब देखो एग्रीकल्चर में ना इंडिया का जो जीडीपी है वो 17%। ओके, मैन्युफैक्चरिंग में 27% है और सर्विस में 56% है। ओके, उसके बाद चाइना से अगर हम कंपैरिजन करें तो यहीं पे एग्रीकल्चर में उसका 10% है, मैन्युफैक्चरिंग 47% है एंड सर्विस में ना 43% है। तो हमारा सबसे कम भी एग्रीकल्चर में, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में, राइट। अब देखो इंडिया का टारगेट है ना, जैसे इंडिया ने इसके लिए कुछ इनिशिएटिव ले, डेट इज ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी कर रखी। देखो उसमें क्या हुआ है ना कि एमएसएमई जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है ना, ये है ना एक तरीके से आप बोल सकते हो ये इनिशिएटिव है। ओके, इसमें देखो बेसिकली 51 मिलियंस जो एमएसएमई है, छोटे जो इंटरप्राइजेस है, राइट। छोटी छोटी जो एक तरीके से मशीन लगा के और वो पैकेजिंग कर रहे हैं, राइट। तो है ना, उसको हम बोल सकते हैं मीडियम स्मॉल अलग अलग इंटरप्राइजेस हैं। और उसके साथ साथ ना ये 120 मिलियन जॉब्स जनरेट कर रहे हैं, राइट। उसके बाद 40% ऑफ एक्सपोर्ट जो होता है यहाँ से, है ना। अब सर्विस में देख लो, है ना, गुड्स में देख लो। ओके, उसके बाद 38% जीडीपी इसकी, ये गुड एंड सर्विसेज की। ओके, अब एमएसएमई ना वाइटल रोल प्ले करता है इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में, राइट। उसके बाद देखो हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं एमएसएमई का। अब इन्वेस्टमेंट देखें, मतलब जो प्रोडक्शन करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग जो इक्विपमेंट लगाए हुए हैं, उसके साथ साथ इनका जो टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर कितना है। माइक्रो जो इंटरप्राइजेस है ना, तो उनका मोर देन, मतलब नॉट मोर देन 1 करोड़, एक तरीके से नॉट मोर देन जो 1 करोड़ अगर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट लगाए हुए हैं ना, है ना, उसके साथ साथ नॉट मोर देन 5 करोड़ जिनके एक तरीके से टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। ओके, और 1 करोड़ से कम इन्होंने इक्विपमेंट लगाए हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग, तो वो आते हैं माइक्रो में। स्मॉल में 1 करोड़ से 10 करोड़ का बीच का क्राइटेरिया है इक्विपमेंट्स का, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स का। उसके बाद टर्नओवर है अपना 5 करोड़ से 50 करोड़ तक। उसके बाद मीडियम, मीडियम देखो 10 करोड़ से 50 करोड़ तक का है। ओके, 50 करोड़ से 250 करोड़ अपना एनुअल टर्नओवर। ओके, उसके बाद देखो ये तो हमने देख लिया, है ना, एमएसएम का। अब देखो सिग्निफिकेंस क्या है एमएसएमई का। सबसे पहले सिग्निफिकेंस आता है रूरल डेवलपमेंट।
देखो अगर है ना हमारे इंडियन इकोनॉमी में एमएसएमई अगर ऐसी ही चलती रही, मतलब सब कुछ अच्छा चलता रहा, तो देखो रूरल का डेवलपमेंट हो सकता है, और जो यूटिलाइजेशन है रूरल के जो रिजर्वायर है, रिसोर्सेज हैं, राइट, उनका भी काफ़ी अच्छा यूटिलाइजेशन हो सकता है। उसके बाद एक्सपोर्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ही इंक्रीज होगी। उसके बाद ना हमारे जो 5 ट्रिलियन जो शेयर्स है, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, तो उसको ना 50% ऑफ जीडीपी होना बहुत ज़रूरी है। ओके, मतलब एमएसएमई में ना एक तरीके से आप बोल सकते हैं इंडियन इकोनॉमी में 50% जीडीपी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखो नॉन फार्म लेवलीहुड एट लो कॉस्ट। ओके, दैट मीन्स कि देखो एग्रीकल्चर के साथ साथ ना कुछ और भी चीज़ें होनी चाहिए। ओके, जिससे क्या है कि ना रूरल का माइग्रेशन कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा, वेजेस भी ना जनरेट करेंगे। उसके बाद रीजनल इक्वालिटी भी है ना एक तरीके से आप बोल सकते हो डिक्रीज होगी इनइक्वालिटी। ओके, ये रीजनल इनइक्वालिटी है। ओके, उसके बाद देखो इनिशिएटिव, अगर हम देखें इसको मैं वो लिख देता हूँ इनइक्वालिटी। अब देखो इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट द्वारा लिए गए हैं एमएसएमई में, सबसे पहले एमएसएमई समाधान, ठीक है, जिसमें पेमेंट रिलेटेड इशू है, अगर होता है ना पेमेंट रिलेटेड इशू, लाइक वर्क किया और पेमेंट नहीं आ रहा है ना, तो वो इसमें क्लियर हो सके। एमएसएमई संबंध, लाइक जो सेंट्रल जो पब्लिक सेक्टर से ना जो इंटरप्राइजेस होते हैं, ओके, तो वो क्या करेंगे ना, बड़े बड़े जैसे महारत्न जो कंपनी है, नवरत्न कंपनी है, वो लोग क्या करेंगे, इनसे परचेज करेंगे, ठीक है, एमएसएमई लोगों से परचेज करेंगे। उनके यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स वगैरह लग रहे हैं, चेयर्स लग रही है, राइट, और डेस्क लग रही है, ऐसी चीज़ें परचेज करेंगे इनसे। ओके, और उसके साथ साथ ना उद्यमी मित्र पोर्टल ऑफ फॉर एमएसएमई, जो कि सिडबी है ना, सिडबी इसको कंट्रोल सिडबी द्वारा है। सिडबी देखो बेसिकली बैंक ऑफ इंडिया, ओके, सिड बैंक ऑफ इंडिया है, डेट इज कि इन एमएसएमई के जो लोग हैं है ना, इनको क्रेडिट फैसिलिटीज है ना ये दे सकें, मतलब लोन्स वगैरह रिलेटेड, तो सारी चीज़ें है ना एकदम फ्रीक्वेंटली चल सके, कोई दिक्कत ना आए एमएसएमई को। ओके, ये हमारा हो गया उद्यम उद्यमय मित्र पोर्टल फॉर एमएसएमई। उसके बाद देखो डिजिटल एमएसएमई स्कीम है, जिसको जो एमएसएमई के जो लोग हैं उनको ना आईटी से कनेक्ट कर सकें, ओके, डिजिटल प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर सकें, क्लाउड यूज़ कर सकें। ओके, उसके साथ साथ ना रिवाम्प्ड एस स्प्रूटी, दैट मीन्स स्प्रूटी मीन्स स्कीम फॉर फंड फॉर द रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ओके, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है ना, जैसे आज के टाइम में ना अलग अलग चीज़ें चलती हैं, वैसे ट्रेडिशनल जो कालीन वगैरह बनाते हैं, राइट, चूड़ी वगैरह बनाते हैं, ऐसे जो लोग बनाते हैं ये चीज़ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है उनकी, तो उसके लिए ना उसको रीजनरेशन किया जा सके, ओके, रीजनरेट किया सके। और एस्पायर ऐसी स्कीम है, इसकी एस्पायर है, ओके, इसके लिए तो अ स्कीम फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन रूरल इंटरप्राइजेस। ओके, एस्पायर की फुल फॉर्म। अब देखो एमएसएमई में सीडीपी सीडीपी है। ओके, उसके बाद एमएसएमई में कुछ टारगेट्स भी हैं, लाइक अगर हम देखें ऑब्जेक्टिव्स, जैसे एमएसएमई में ना सबसे पहले सेंस ऑफ सिक्योरिटी है ना फॉर एम्प्लॉयज। उसके बाद एक्सेस ऑफ मार्केट होना जरूरी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एक्सेस टू क्रेडिट, मतलब लोन से रिलेटेड है। ओके, रोल लोन प्रॉपर मिलना चाहिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। ओके, तो ऐसे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, है ना। तो आज हमने देखा एमएसएमई का जो टॉपिक है। ओके, और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके गाइस, सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।